सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने अभिभाषण में के माध्यम से इस सदन के समक्ष हमारी सरकार का रोड मैप रखा है। इसके बाद मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया है और लोकतंत्र के इस मंदिर को सारगर्भित किया है। मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी सरकार को बहुमत देकर हमें सेवा का अवसर दिया है। मैं मेरी सांगानेर की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे 58.44% वोट दे करके इस सदन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो सदन का संचालन प्रभावी रूप से आप कर रहे हैं। माननीय, मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राम बापू के पूज्य थे। उनकी सभाओं में राम जी का भजन, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, उसके अलावा उनका और एक प्रिय, मैंने तो पाया राम रतन धन पाया, ये भी उनको बहुत पसंद था। राम राज्य तो गांधी जी का सपना था। राम राज्य की अवधारणा जहां हमारी आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वहीं यही राम राज्य राष्ट्र निर्माण के मिशन का मूल आधार भी था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि कई माननीय सदस्यों का मैंने सुना है और उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, निश्चित रूप से उनका अधिकार है। लेकिन बात रखने से पहले थोड़ा सा हमें विचार भी करना चाहिए, और विचार इसलिए करना चाहिए कि राजस्थान की जनता ने हम सभी को इस पवित्र मंदिर में भेजा है। इसका एक एक मिनट का समय बहुत कीमती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना देव से देश तथा राम से राष्ट्र के चिंतन का विस्तार है। यही नहीं, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में, अगर आप देखोगे तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का भी उसमें सेक्टर 3 ही मैं कह रहा हूं, चैप्टर 3 ही कह रहा हूं, उसमें बहुत अच्छा सुंदर चित्रण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने
500 साल की सनातन की प्रतीक्षा को पूरा किया। किसी राष्ट्र के इतिहास में कभी कभी ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जब सदियों का इतिहास सेकंडों में सिमट जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को ऐसा ही क्षण आया जब 500 वर्ष का इतिहास 84 सेकंडों में सिमट करके रह गए। देश ही नहीं, पूरा विश्व राम में हो गया। सदियों के संघर्ष एवं राम भक्तों के बलिदान के पश्चात यह सपना साकार हुआ है। नव्य भव्य दिव्य मंदिर में कमलासन पर विराजे श्याम सलोने रामलला के दिव्य दर्शन के जनगण धन्य हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भी विपक्ष के माननीय सदस्य राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, इसे हमने देखना होगा। इनको यह पता होना चाहिए कि जिन्होंने राम और राम सेतु को काल्पनिक बताकर नकार दिया था, उनको जनता ने भी नकार दिया है। यही नहीं, और अब आने वाले समय में चुनावों में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि राम मंदिर केवल आस्था नहीं, अब तो देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है। इस अवसर पर राम राज्य पर तुलसीदास जी की चौपाई का अंश साझा करना चाहता हूं। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि राम राज में किसी को शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक परेशानी नहीं होती थी, सभी सुखी और प्रसन्न रहते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कुछ विषय महिला उत्पीड़न के बारे में कहे। माननीय अध्यक्ष जी, ये राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। यह मां कालीबाई की शक्ति की भूमि है। यह त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है। यह पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने सिर कटवाने वाली मां अमृता देवी की धरती है। जिस प्रदेश को महिला सम्मान की खातिर प्राण देने के लिए जाना जाता था, उस प्रदेश को महिला अपराध के चिंताजनक आंकड़ों की वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। शर्मसार ही नहीं, आप उठा लीजिए, देश के अंदर महिला अत्याचार के नंबर पर राजस्थान पहले नंबर पर था। जहां एक और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकसभा विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण, माता बहनों का मान सम्मान बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारा प्रदेश महिला उत्पीड़न और अत्याचारों के शिखर को छू रहा था। यही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राजस्थान महिला दुष्कर्म में लगातार देश में पहले पायदान पर बना रहा। सुबह से शाम होती थी, दर्जनों अबलाओं की इज्जत तार तार होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार बार बात आती है
अभिभाषण में मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने आप को देखिए। यह सदन बड़ा पवित्र है, यह मंदिर है। हम नहीं, इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता हमारा विश्वास करती है। उन 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम काम करते हैं। राजनीति में कई बार सच का सामना भी करना पड़ता है। जब हम राजनीति करते हैं तो आत्मविश्वास और हमको हमारे धड़े में तोलना होगा कि हमें राजनीति कैसे करनी है। राजनीति मूल्यों के आधार पर होती है। राजनीति के लिए तलवार की धार पर चलना होता है। राजनीति ऐसे नहीं होती कि मैं अगर कुछ कह दूं और उसकी पालना नहीं करूं, यह राजनीति का सबसे बड़ा दोष है। माननीय अध्यक्ष जी, दुख की बात यह है कि जब इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो सरकार के मुखिया ने यह कहकर हमें और शर्मसार किया कि महिला उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे होते हैं। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद करने का काम किया। यही नहीं, पिछले साल चाहे जम्मा रामगढ़ की का महिला का अधितला सब मिलने की घटना हो या धरियावाद में विवाहित को निर्वस्त्र करने का मामला हो या भीलवाड़ा के कोटरी में बच्ची से गैंग रेप के बाद भट्टी में जलाने का दिल दहलाने वाला कृत्य हो। इसी प्रकार करौली में दलित युवती के साथ गैंग रेप हो, एसिड अटैक और उसके बाद कुएं में भी डाल दिया हो। इस कानून व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तब महिला उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़े हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूं वो अनुसूचित जाति की महिला भमरी देवी का। वो भी कांग्रेस के समय में ये काम हुए थे। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। महिला दुष्कर्म में आवाज उठाने वाले अपने ही मंत्री को बर्खास्त तक कर दिया गया। अरे उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया? इस सदन में बात उठाने का कोई भी अपनी बात उठा सकता है। अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि सुबह दोपहर में उसने बात उठाई और शाम को बर्खास्त कर दिया? ये कौन सा है? ये सदन की परंपरा है क्या? यही नहीं, गत कांग्रेस सरकार के मंत्री कहते थे, और वो भी सीनियर मंत्री, वो भी ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री थे थोड़ा सा, इतना ही कम। हम तो कहते थे कि आप और ज्यादा बन जाइए, लेकिन उनकी भाषा देखिए। ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये शर्म आनी चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा राजस्थान के बारे में। और मुखिया जिसने थोड़ा सा कुछ सही बात कही तो उसको हटा दिया, मुखिया को ये बातें सुनाई नहीं दी। ये शर्म की बात है। हमारी प्राथमिकता मातृशक्ति के आत्मसम्मान व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था। मैं कहना चाहता हूं, कानून का राज कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। मैं भरतपुर में काम करता हूं
संभाग के कई विषय मेरे ध्यान में होते हैं। आज भी मुझे करौली की वो घटना याद है जब रामनवमी के जुलूस पर हमला कर दिया गया था। शासन प्रशासन ने अपराधियों के हौसले बुलंद करते हुए पीड़ितों के खिलाफ उल्टा पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। यही नहीं, उदयपुर में कन्हैया लाल का क्या हाल किया, पूरी दुनिया में प्रदेश की छवि को आघात लगने का काम हुआ। जयपुर में एक युवक की हत्या के बाद जिस तरह से उसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का काम किया, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीति ही दोषी है। और कितने मामले में आपको गिनाऊं, तुष्टीकरण के आधार पर अगर फैसले हों तो कानून बौना हो जाता है, हमारा संविधान बौना हो जाता है। कहने वाले कहते हैं लेकिन संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम भी करना होता है। मैं बताना चाहता हूं, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, राज्य भर में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, किसी तरह का कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि जयपुर में आने के बाद उनको कोई सुनने वाला नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप करते जो नहीं करते, लेकिन सुन तो लेते। किस तरह से रोड पर चीख पुकार करके वो लोग गए, कोई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है, ऐसा वोट का क्या डर है जो उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। एक तरफा चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, इस शांत प्रिय प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य हमने प्रारंभ किया है। आपको जानकारी भी होगी, राजस्थान की कानून व्यवस्था का जिक्र होता है तो कानून व्यवस्था की लचर हालत और पुलिस के टूटे हुए मनोबल के कारण यहां गैंगस्टरपन पे, और उन्होंने व्यापारियों को धमकाकर उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूलने का काम भी प्रारंभ कर दिया। आए दिन अखबारों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्हीं के साथ खनन माफिया, भूमाफिया की हिम्मत 7वें आसमान पर पहुंच गई। इन गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने जेल के अंदर ही से ही अपनी सिंडिकेट का संचालन प्रारंभ कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आए दिन दूसरे प्रदेशों से लोग आते थे, गैंगस्टर आते थे, राजस्थान के किसी भी जिले में किसी ना किसी को फायर करके चले जाते थे, किसी को मार के चले जाते थे, किसी को धमका के चले जाते थे। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई थी, जैसा मैंने बताया, पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टर भी यहाँ आने लग गए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करके आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को पुनः स्थापित करने का काम करेगी। इस दिशा में हमने प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु 16 दिसंबर को, माननीय अध्यक्ष जी, 15 दिसंबर को शपथ ली थी और यह निर्णय 16 दिसंबर का है। एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठन करने का हमने काम किया और उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ किया। अपराध शाखा राजस्थान द्वारा हार्डकोर इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और गिरफ्तारी हेतु राज्य में विशेष अभियान भी चलाया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अच्छा होता वो धन्यवाद देते। उन्होंने कहा 10,000 लोगों को पकड़ा, चलो इतना तो आपने माना। आपने कितने पकड़े
ये तो बताते, ये नहीं बताया कि आपने कितने पकड़े। 10,000 लोगों को पकड़ने की बात तो कह दी, लेकिन आपके समय में आपने कितने पकड़े, कहां चले जाते थे, किस नेता से साठगांठ होती थी, ये नहीं बताया। ये भी बताते। हमारे बहुत ही अच्छे प्रतिपक्ष के नेता हैं, भोले हैं, उनको जैसा बता दिया वैसा उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे पता है, आप भले हो, क्यों मुझे भला कहा, भोला कहा, पर इतना भोला भी नहीं हूं। हम पकड़ते थे तो ऐसे छोड़ते नहीं था। आपने 10,000 पकड़े, 7700 छोड़ दी। ये मैं बिराजे गत कांग्रेस सरकार द्वारा खनन के क्षेत्र में खनन माफियाओं को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में खनन क्षेत्र से होने वाली राजस्व का हानि भी हमें हुई। खनन माफियाओं के हौसले भी बुलंद थे। आपने देखा होगा, आए दिन पुलिस पिटती थी, पुलिस पर हमला होता था। क्यों होता था? क्योंकि उसमें बड़े आदमी का हाथ था। हमने कहा, हमारे समय में एक केस आया, हमने तुरंत कहा अगर इसने हिम्मत से काम किया है तो इस थानेदार को इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर इनने मिलकर के इसने काम किया है तो इसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके समय में थानेदार पिटते थे, पुलिस बार बार पिट करके आती थी। पुलिस मजबूर थी, क्योंकि मां का भूमाफिया के साथ सांठगांठ थी। सांठगांठ सरकार की थी, उस सरकार के माध्यम से सांठगांठ चलती थी, इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया। राज्य में अवैध खनन भंडार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए हमने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सघन अभियान चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा, क्योंकि आपके लोग हैं तो आपके पास मेरे से ज्यादा खबर होगी, मुझे पता है। मेरे पास इतनी नहीं होगी जितनी आपके पास होगी, क्योंकि सांठगांठ दोस्ती आपकी है। राज्य में संयुक्त जांच दल द्वारा 29 जनवरी तक, मैं आपको बता रहा हूं क्या किया है, प्रदेश में अवैध खनन के 490 अवैध, 1224 अवैध भंडार के 373, इस प्रकार के कुल 2283 मामले पकड़े गए हैं। कार्रवाई के दौरान विभिन्न खनिजों की कुल 2,17,000 टन मात्रा जब्त की है। ये 15 दिन में कौन थे? आदत क्या लग रही थी? कौन सी आदत उनको लग रही थी? उनको पता था, लेकिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था उनके बचाने वाले होंगे, लेकिन अब बचाने वाले को भी पता है। हमने कहा है और हम करके भी दिखाएंगे। हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसमें उस सिफारिशी को भी पूछा जाएगा जो सिफारिश करने वाला है। हम उस सिफारिशी जो सिफारिश करने वाला है, हम उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बैठिए। हाँ, सदस्य बीच में नहीं। माननीय सदस्य, बिल्कुल। माननीय सदस्य बीच में। मुझे ये कहते हुए अफसोस है सदन कि गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ, बैठिए माननीय सदस्य, गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ अपराधी नहीं पनपे, बल्कि भ्रष्टाचारियों के हौसले भी बुलंद हुए। पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में आम आदमी का कोई काम बिना सेवा, बिना पानी और बिना खर्ची होती थी, बिना खर्ची के नहीं होता था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रीपेड सेवा प्रारंभ हो गई थी। प्रीपेड सेवा, अरे मोबाइल में तो हमने देखी है, लेकिन प्रीपेड सेवा भ्रष्टाचार में हो गई। इतने डला दो इतना दिन काम हो जाएगा, इतना करा दो इतने दिन काम हो जाएगा। बिना सेवा के कोई काम नहीं होता था।
ये खर्ची की सरकार थी, बिना खर्चे के नहीं होता था। एक एक गांव, एक एक ढाणी में आप पहुंच जाइए, एक एक आप देखिए। कई बार एसपी से बात होती थी, वो थानेदार उन्हीं के पास नहीं जाता था, थानेदार एसपी के पास नहीं जाता था, एसपी को सलूट नहीं करता था, वो जाके अपने एमएलए के पास सलूट करता था। वो कहता था मैं तो इसने लगवाया हूं, मैं एसपी के पास क्यों जाऊंगा। कितनी पुलिस का क्या हाल किया ये आप सभी को पता है। इस गर्मापूर्ण सदन में और इसके बाहर भी कुछ माननीय सदस्य बार बार पर्ची की सरकार का उल्लेख भी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये सरकार ना पर्ची की है ना खर्ची की है, बल्कि ये सरकार धरती की है और धरती पुत्रों की है। धरती की और धरती पुत्रों की है। लेकिन एक परिवार को समर्पित कुछ माननीय सदस्यों को एक, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी की लड़ाई में बहुत का योगदान रहा है, लेकिन हमेशा मैं देखता हूं आपके पास वही नाम 3 है या 4 है। ऐसा क्यों? अरे इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है। कभी उनको भी सम्मान दे दिया करो। आप सिर्फ 3, अरे बहुत अच्छा स्लोगन पढ़ा। मैं तो कह रहा था कि वीडियो बना के आज ही तुरंत राहुल जी को भेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा। आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे। वो यात्रा कहाँ है, कौन सी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत कहेंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने बहुत अच्छा एक शेर हमारे लिए पढ़ा है। राहुल गांधी चाहिए हमें, हाँ हमें चाहिए राहुल गांधी, हमें चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो एक गांव से आने वाला एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। बैठिए बैठिए, अरे सुनिए माननीय सदस्य, दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पूरा सुन लीजिए। इसलिए आप मैं पर्ची पर भी आ रहा हूं, आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूं। दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है, आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में तो मैं बताऊंगा, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं विपक्ष के सदस्यों को। यह पर्ची का डर कौन सी तारीख का है, आपको कौन सी तारीख का पर्ची का डर है? यह 25 सितंबर 2022 आपको ध्यान होगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का बाद। बहिष्कार के बाद से जहन में बना हुआ है, किसी शायर ने सही कहा है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गरेवान में झांका नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हाँ बैठिए। मैं आपसे, अरे वो जगह, अरे बैठिए, माननीय जगह हुए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग कहीं दूसरे स्थान पर होती है, वो लज्जित होकर के चले जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है,
एक भी मुख्यमंत्री बनने से पहले या मुख्यमंत्री बनने के बाद में मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक आपने किसी का एक वक्तव्य अगर सुना हो तो वो बता दीजिए। ये होता है लोकतंत्र, ये होता है लोकतंत्र, और इसे कहते हैं लोकतंत्र। क्योंकि हम लोकतंत्र के अंदर विश्वास करते हैं तो आंतरिक भी हम लोकतंत्र रखते हैं। बैठिए माननीय सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। अरे बैठिए, आपको भी जवाब दूंगा माननीय। मैंने कहा था कोई बीच में नहीं बोलेगा। गंगापुर सिटी से आने वाले सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। आपका मेरे पास लिख रहा है, चिंता मत करिए। आप भी तसल्ली रखिए थोड़ा, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? मैं तो पहली बार, तसल्ली करिए, आपको भी मिलेगा। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, गत सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले को संरक्षण देने के लिए हमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया था। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या डर था? ऐसा क्या डर था, जरा बताइए ना। और आप सही हैं तो डर किस बात का? लेकिन जो करता है उसको पता होता है, उसको पता होता है, इसलिए वो डर था। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह निर्णय हमने वापस ले लिया है। यह निर्णय हमने वापस ले लिया है, यह मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे कई प्रकरणों के अनुसंधान व विलंब, अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की आशंका बनी रहती, इसलिए आपने उसको सहमति नहीं दी। हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वायदा किया है और इसे मूल मंत्र है, इसे पूरा करेंगे, इसलिए सीबीआई को फिर से हमने अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर कलंकित करने का काम किया। हमारी जो पवित्र संस्था आरपीएससी, उसको भी तार कर दिया, दागदार कर दिया उसने। अरे हम पढ़ते थे तो देखते थे, हमने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन जब हम देखते थे राजस्थान की आरपीएससी की साख पूरे देश भर में पहले नंबर थी। क्या हो गया? ऐसी मजबूरी क्या थी? सरकार चलाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन संस्थाओं के ऊपर अगर अंगुली उठे तो ये प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रदेश का युवा दुनिया भर में जाकर अपनी सफलता का परचम लहराता था, उस प्रदेश के युवा को अपने घर में ही पेपर लीक जैसे अन्याय का सामना करना पड़ा। पेपर लीक के घोटाले के मुख्य सरगना को गत सरकार ने पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं को निराशा, असंतोष और आक्रोश प्राप्त हुआ। ये युवाओं के साथ धोखा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की संवैधानिक संस्था आरपीएससी, जैसा मैंने बताया, लज्जित किया। इसके स्टैंडिंग मेंबर पेपर चोरी करते पकड़े गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या आपकी आत्मा में आपने देखा नहीं उन युवाओं का कुठाराघात? आपने यही नहीं किया, आपने उन पिता पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, गांव में हमने देखा है मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मंदिर में बैठे हैं, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से जब वो पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वो पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है, और बेटा भी उसको विश्वास दिलाता है कि पिताजी अब की बार मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं निश्चित रूप से मैं पेपर में पास होकर दिखाऊंगा। बेटा
इस बात को पिताजी से कहता है और पिताजी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटा ने मेरे से गुहार लगाई है, पढ़ने के लिए कहा है, मेरा फर्ज बनता है, मैं कहीं से लाऊं लेकिन इसको मुझे पढ़ाना है। वो पढ़ाने के लिए पैसे लेकर के आके देता है, कोचिंग करता है, कमरा लेता है, दिन रात मेहनत करता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो खून के आंसू रोता है और वो कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का कोई परिश्रम नहीं मिला। इस तरह का काम और आत्मदाह करने को आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को मजबूर कर दिया। उस पिता की छाती पर हाथ धर के देखिए कि उस पिता के साथ क्या हो रहा है। घर में बजट बनाते हैं, बजट किस तरह से बनता है, उस बजट जब उसका दिक्कत पैदा करता है तो पिता को चिंता नहीं सोने देती है, वो दिन रात उस चिंता में सो नहीं पाता है। आप उसकी तड़पन को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कई सदस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने नहीं किया, पिताजी की और उनके पूर्व की खा रहे हैं और वो ऐसे बोलते हैं कि हमने कमा के दी है क्या। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं आता, यहां नहीं कहीं भी हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोड़िए, लेकिन बात ऐसी करते हैं, अरे आप करके देखिए मालूम पड़ जाएगा। एक काम करने में पसीना आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था उनको, मैं उनको देख रहा था, उन पर भी मैं आना चाहता हूं, आऊंगा मैं उन पर भी आने वाला हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए एक ही परिवार के देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे को ये तो बता दो वो कौन से चक्की का आटा खाते थे, अरे कौन सा पानी पीते थे। हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। कि एक आरएस में 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं। के साथ मनोराज सक्सेना बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत। सीधे आपको ले चलते हैं सदन, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। अब लाइए ना, वो ऐसा ऑर्डर भारत सरकार का नहीं था, वो हमारे मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से कम किए थे। नहीं। ये सही है कि गुजरात ने कम नहीं किए और आज भारत सरकार ने कम नहीं किया। ये मुख्यमंत्रियों ने कम नहीं किया, ये केंद्र सरकार ने कम किया था, हमें पता है। हमने उसमें जवाब भी दिया था, क्योंकि उससे पहले हमारी अटल जी की सरकार थी, तो हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के अंदर कहा था कि जो 2000 की आबादी वाला गांव होगा वो सबसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़ेगा, 1000 की आबादी होगा वो सेकंड फेज में जुड़ेगा और 500 की आबादी वाला होगा वो तीसरे फेज में जुड़ेगा। जब हमने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना कोई गांव देखा, ना कोई ढाणी देखी, ना कोई सरकार देखी, उन्होंने देश के हित में ये काम पूरा देश के लिए किया है। मैं अगर इस बात को करता हूं तो क्या ठीक बात है? आज कोई भी व्यक्ति होता है, आप जिस विधानसभा से जीत करके आए हैं, आप उस विधानसभा के विधायक हैं, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करने की स्थिति में हैं, क्योंकि आप पूरी विधानसभा के जाने जाते हैं। आप नहीं करेंगे, फिर उम्मीद है साहब आपसे। आगे देखते जाना क्या है। पिछली सरकार ने ना धन का प्रबंधन किया और ना ही सदुपयोग, वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा से केंद्र से मुझे ताज्जुब हो रहा है साहब, आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे। केंद्र से जल जीवन मिशन के लिए धन का 50% उपयोग भी राज्य सरकार नहीं कर पाई। मैंने अभी उदयपुर और बीकानेर संभाग की बैठक की,
मैंने पूछा जल मिशन में कितना पैसा आया है? उदयपुर वाले बोले 2200 करोड़, 2250 करोड़। तो मैंने लगा कितना है? बोले 400 करोड़। इसकी सीमा कब समाप्त हो रही है? बोले 31 मार्च 24 को। कब लगाने वाले हैं? कोई पता नहीं। अगली बार में फिर मैं बीकानेर संभाग की बैठक ली, मेरे साथ माननीय हमारे विधायक उदयपुर भी थे और यहाँ भी हैं। मैंने उनसे पूछा आपके यहाँ कितना है? बोले हाँ हमारे यहाँ 2230 करोड़ रुपए है। खर्चा कितना हुआ है? 300 करोड़। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा, केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा, उसको भी आपने उपयोग में नहीं लिया। और उपयोग में लिया तो कहां लिया? जिसकी जांचें चल रही हैं, ईडी घूम रही है, देख रहे हैं किस तरह की भ्रष्टाचार की कहानी कह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार, राजस्थान के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार किसी भी प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और पिछले समय से लेकर के अब तक ये भ्रष्टाचार की कहानी इस आपके कार्यकाल की लिखी जाएगी। हमें मिली विरासत में चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देकर राज्य की जीएसडीपी एवं प्रति आय व्यक्ति वृद्धि कर राज्य को अगले 5 वर्ष में दोबारा भी कहना है मुझे, क्योंकि कई हैं बात पूरी नहीं सुनते, उससे पहले के साहब हुआ नहीं, आपने तो कहा, मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जो वर्तमान में 170 बिलियन डॉलर की है। हम एक विश्वास आपको दिलाते हैं कि हम हर समस्या से सुलझने के लिए, हर समस्या से मुकाबला करने के लिए हमारा एक एक सदस्य पूरी तरह से तैयार है। और आप लिख लीजिए, हम जो आपसे वादा कर रहे हैं इसी सदन में, आज मैं कह रहा हूं आपसे, जितने वादा आपके बीच में होंगे, सदन में बैठ के आपसे कहेंगे, उसको समय पर पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास देंगे। बिजली की व्यवस्था मेरे पास कह रहे हैं, मैंने कहा भाई अभी 1 महीना हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, अभी आर के सिंह जी से 1000 मेगावाट बिजली के लिए कहा है। उन्होंने 350 की हमसे हाँ किया और उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन के उसमें दे दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गत कांग्रेस सरकार ने राज्य की बिजली कंपनियों को भी दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण, समय पर ऋण चुकना न करने के कारण, ये बात का है, ये कौन सा है वो पहले बड़ा बताता हूं आपको मैं, बड़ा, ये छोटा है। पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा उदय योजना के अंतर्गत 65,422 करोड़ रुपए आए थे। आपका बिजली का लगभग बराबर हो गया था जब हम आपको दे करके गए थे, लगभग शून्य कर दिया था। लेकिन कांग्रेस राज्य के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण ये ऋण पुनः 88,700 करोड़ हो गए। यही नहीं, जो पिछला मैंने उधर छोड़ा था वो विषय और इंटरेस्ट होगा। आप देखिए जी, आप पैसा लेकर के आते हैं किसी से, कई लोग होते हैं कि 31 तारीख से पहले दे देंगे तो आपकी ब्याज इतनी होगी, 31 के बाद देंगे तो ब्याज ये होगी। और बैंकों का काम है, साहूकार का भी काम है, तो वो करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोन लेकर के उस किस्त को चुकाना है। अरे भाई, ये लोन आप 10 दिन बाद लेंगे तो 10 दिन पहले ले लो, 5 दिन लेंगे तो 5 दिन पहले ले लो। ये इसका है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधन को प्रबंधन कारण समय पर ऋण चुकता ना करने के कारण
300 करोड़ रुपए का तो पेनल्टी है, पेनल्टी है ये बिजली विभाग की 300 करोड़ रुपए की। अरे भाई हम घर में भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं साहब? घर में भी देखते हैं कि पैसा हमें कब चुकाना है। अगर ज़्यादा लगता है तो चिंता होनी है, पड़ोसी से मांग करके लाते हैं और उसको देते हैं, किसी से लाते हैं किसी से देते हैं। अरे आपको तो बैंक से लोन लेना था, तो उसकी लोन की लेने की चिंता पहले क्यों नहीं की आपने? ये 300 करोड़ रुपए का जो भार है ये सिर्फ पेनल्टी है। ये लापरवाही देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे कहाँ ले जाओगे? इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम आपने किया है। विगत 5 वर्षों में राजस्थान में सरकार की लापरवाही, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश में बिजली का संकट रहा है। पिछली भाजपा सरकार, जैसा मैंने बताया आपको, पिछली सरकार ने आमजन के बीच में गफलत की स्थिति पैदा कर दी। कभी 100 यूनिट मुफ्त देंगे, कभी 200 यूनिट मुफ्त देंगे। और एक और गफलत सबसे बड़ी हो रही है, वो गफलत ये हो रही है, जिनके 100 यूनिट वाले हैं उनके घर में बिजली नहीं जा रही है। घर में बिजली नहीं जा रही है, उत्पादन वाला कह रहा है मैंने तो इतनी उत्पादन कर दी। अब उनमें होड़ वहां लग गई, होड़ इसलिए लग गई कि वहां से बिजली का उत्पादन का कितना भार हो रहा है, आपने कंज्यूमर को कितनी बिजली दी। अब जिसको 100 यूनिट देनी थी वो तो फ्री है, उसका घर तो बंद है, ताला लग रहा है, लेकिन उसका भी बिल देख लेना, आप मंगा लेना। आप वहां रहते हो, 100 की 100 यूनिट का बिल जा रहा है, 90 का, 95 का पूरा बिल जा रहा है, जिससे वो उत्पादन 12, किसान को 2000 जा रहा है। अरे किसान का कभी तो कम होता होगा भैया, या ज्यादा निकलता होगा, लेकिन उस पर भी लगाते हुए उस बिल में भी। अरे ऐसा क्यों? उत्पादन वाला बढ़ा रहा है जिससे उसके पैसे उसको मिल जाएं, उसमें से आधा मेरा भी कहीं ना कहीं काम चल जाए। ये स्थिति पैदा बिजली के अंदर हो रही है। मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ। ग्रामीण शहरी आमजन गांव में हमारे किसान भाई विद्युत कटौती का दंश झेलने को मजबूर हैं। गत सरकार के समय राजकीय उत्पादन के पावर प्लांट में कोयले की कमी, आहा कितनी बड़ी बात आई है। अरे भाई जी, हमसे तो आप नाराज हो रहे हैं। अरे हमारा पड़ोसी अगर हमारा है तो हमको उसका फायदा लेंगे ही, चाहे वो कोई भी हो। अरे तुम्हारा पड़ोसी भी तो था, अरे छत्तीसगढ़ में तुम्हारा ही भाई था, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां देखिए आप, छत्तीसगढ़ से कोयला आता है। अब हमने 3 दिन में कोयला चालू करा दिया ना। हमारा विष्णु भाई आया तो हमने कह दिया विष्णु भाई कोयला दे, तुरंत 3 बार फोन आया, रात को 11:30 बजे फोन आया, भाई जी मैंने आपका काम कर दिया और काम चालू। ये होता है। अरे आप उसका भी लाभ नहीं ले सके। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी। अरे ऐसा क्या कर सकते हैं भाई? आपको लाना, लेकिन हुआ क्या? उसमें सौदा हुआ। सौदा यह हुआ कि साइड कोयले की कोई सी थी, साइड को दूसरी बता दिया, साइड को दूसरी बता करके उसका ट्रांसपोर्ट का काम उसको दे दिया। उसमें आ रहा है कोयले में मिट्टी, कोयले में पत्थर। अब वो पत्थर और मिट्टी आएगा तो वो बिजली उत्पादन करेगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्लांट है वो 56, 54, 53% बिजली उत्पादन कर रहे हैं, और जो प्राइवेट है वो कितना कर रहे हैं? 75, 74, 76। भाई ये अंतर 20 का क्यों है? अरे आपको देखना चाहिए अंतर क्यों। हमने तो अभी भी देखा है, हमने कहा है उनसे अगर इससे कम होगी तो हम नहीं मानेंगे। प्राइवेट जितना करे उससे थोड़ा बहुत 1%, 2% कम हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ जाती है, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम कोई देखने वाला नहीं था? क्या कोई समझने वाला नहीं था? वही है प्लांट, लेकिन उस प्लांट में 50, 53, 55% पैदा हो रही है, प्राइवेट वाले में 75%, 74% पैदा हो रही है। ये कौन सा अंतर है? ये कौन सा घोटाला है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी उत्पादन की कमी के कारण एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी गई, इसमें भी घोटाला है। एक्सचेंज से बिजली खरीदी गई। अब हमने छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार से बात कर केंद्र सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति हमने सुचारू की है, और उसमें भी मैं बताना चाहता हूं। अब कहोगे जो हमारा छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है उससे हमारा है सस्ती रेट में आ रहा है। अगर कोयला हमें नहीं मिलता है तो कोल इंडिया से लेना पड़ता है। आपके ही उसमें है वो 40% महंगा, बिजली वालों से पूछ लीजिए, 40% महंगा आता है।
40% महंगा, 40% महंगा। वो कोयला कोल इंडिया से ज्यादा 40% महंगा कोयला है? कौन? आप तो सुनते चलो साहब, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो आपको कर रहा हूं ना, मैं तो आपको कर रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ? हमारी सरकार सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का दोहन करते हुए राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। आम नागरिक, उद्योगों में किसान भाइयों को गुणवत्ता बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और कभी कभी कहते हैं, क्योंकि फिर वही विषय आ रहा है, तो आपको लगेगा कि कहते हैं ना आपने पेटेंट, अरे पेटेंट तो हमारे मन में नहीं, बार बार में है। राम हमारे रोम रोम में है, आराध्य है हमारे। आपको कुछ नहीं होती, आप नहीं जाएंगे। मैंने आगे भी काम किया, वो आगे आएगा भी। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। प्रदेश में हम भी हर घर सोलर सिस्टम लगाकर सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेंगे। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य के शिक्षित युवाओं को सूर्य मित्र, वायु मित्र के रूप में विशेष अभियान चलाकर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा। इधर सुन लीजिए सर, रोजगार भी मिलेगा और अवसर उपलब्ध हो सकेंगे उसको। उधर ही है मैं। हमारी सरकार विद्युत क्षेत्र में परिचालन व तकनीकी सुधारों को लागू कर विद्युत तंत्र को सुदृढ़ और कुशल बनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के बारे में कहते थे, लेकिन आपने बिजली की स्थिति देख ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय गंगापुर से आने वाले सदस्य माननीय कह रहे थे, कल मैं सुन रहा था ERCP, माननीय ने नाम सुना है, नाम सुना है, नाम सुनकर के ही वो, मुझे पता है आप ज्यादा चक्कर मत आया करो जी, हमारे सीधे साधे आदमी हो। वो जो कह देते हैं पर्ची जिन्होंने दे दी उन्होंने पढ़ दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले कोई एएमओ हुआ है ERCP का, वो किसके पास है? आपके पास कॉपी है क्या? अगर आपके पास कॉपी हो तो मेरे को भिजवा दो। आप बता रहे थे नहीं आपके पास होगी, पहले बता रहे ना, पहले हुआ है उसमें कमी हो गई, उसमें ज्यादा हो गया, तो कॉपी हमको दे दीजिए। मैं आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि ये योजना हमारे यशस्वी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। आपको ध्यान होगा, क्योंकि हम जिस विचार को लेकर के चलते हैं उस विचार को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा अंत्योदय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसे लेकर के चलने वाले हैं। हमारा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि उसमें विश्वास करता है। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी योजनाएं थी हर गांव से सड़क को जोड़ना, हर गांव को सड़क से जोड़ना। दूसरा उनकी योजना थी कि नदी से नदी जोड़कर इस देश के किसान को और इस देश को कैसे खुशहाल बनाए। यह 3-4 में यह योजना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार चली गई और वो योजना ठप हो गई। लेकिन उस योजना के उस समय हमारी इस योजना की चर्चा चली थी। नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारा प्रारंभ हुआ और ERCP की चर्चा हमने
उस समय की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और 2008 में भी कांग्रेस की सरकार। 2013 में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार आई, पूर्व मुख्यमंत्री जी। उसमें हमने निर्णय लिया ईआरसीपी का कि हमने 13 राज्यों को, 13 जिलों को हमें जोड़ा जाएगा और दोनों राज्यों से समझौता होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो योजना हमारी, हमने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 2018 में हमारी सरकार चली गई। 2018 में हमारी सरकार जाने के बाद मैंने भी हर इस सदन के भाषण में भी सुना और भाषणों में भी सुना, सिर्फ पूर्वी राजस्थान की जनता को एक धोखा देने वाली बात थी। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने कोई काम किया तो वो बताइए, आपने कोई एमओयू किया तो वो भी बताइए, आपने किसी तरह का उसमें आगे बढ़कर के कोई अपना काम दिखाया हो तो वो भी मुझे बताइए। विगत कांग्रेस ने ईआरसीपी पर पूरे 5 साल राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हमने 1.5 महीने के अंदर एमओयू कर इस जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की बुनियादी नींव डाली। इसलिए कहते हैं कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। अब सरकार के ट्रिपल इंजन की बहुउद्देशीय ईआरसीपी के सपने को हकीकत में तब्दील करेंगे। कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया। इसके साथ ही जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम किया। मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कहेंगे कि आपकी वहां सरकार थी, हमारी नहीं थी। अरे पहले तो आपकी सरकार थी, आपके ही मुख्यमंत्री ने लिख करके दिया कि हम नहीं देंगे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो यहां आकर के गए, साथ लेकर के गए, समझौता किया है। अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो, पार्टी हो तो ऐसी हो, यहां नहीं, यहां आए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए, साथ लेकर के गए कि चलिए एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है, जनता उसको याद करेगी, जनता को पीने को पानी मिलेगा, सिंचाई को पानी मिलेगा। और आए और आकर के एमओयू दिल्ली गए और वो पूरी तरह से, आप कह रहे हैं ऐसा हो गया, मैं देख रहा था इससे तो साहब ये हो गया। अरे भाई आप कुछ नहीं करें तो हम इसमें क्या करें? अरे ये तो दृढ़ से इच्छा शक्ति होती है, काम बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा कोई होता है तो उसको ठीक ढंग से, मन से, तन से और हिम्मत से और ईमानदारी से करे तो उसकी इच्छा शक्ति होती है, और जो इच्छा शक्ति होती है वही काम करता है। आप लपेटे में आ गए। ये कांग्रेस सरकार आप देख रहे हो मित्रों, मुझे कभी कभी बड़ा तरस आता है, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता, लंबे समय मैंने संगठन में, आप पार्टी के लोगों के बीच में मैंने काम किया है। लेकिन कभी कभी पूरे देश में भी मेरे को जाने का अवसर मिला है। कोई 1-2 प्रदेश रहे होंगे, बाकी पूरे देश के अंदर में चुनावों में वैसे में गया हूं। लेकिन कभी कभी मुझे बड़ा तरस आता है। आज हमने हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी को भी मैंने सुना, उन्होंने भी कहा, अगर कोई व्यक्ति है, आपको देखना है, आंख बंद करके पूरी तरह से आप समर्पित हो जाओ,